प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम यूट्यूब, तमाम मीडिया के नामा निगार जितने भी लोग हैं, तमाम लोग का जो है हम अपने पैनल की जानिब से आप लोग के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमेशा जो है हमारे साथ ताउन किया है। बैंक के ताल्लुक़ से कुछ लोग ज़बरदस्ती वावेला मचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात, गलत खबरों के ज़रिए। आपको भी कोई बात अगर मशकूक आपके जहन में है, आज अच्छे ढंग से आप पूछ सकते हैं, तंज़ ये वो नहीं, अच्छे ढंग से बात कीजिए, अच्छे ढंग से पूछिए, सबका माकूल जवाब दिया जाएगा। आपसे यही दरख्वास्त रहेंगी कि आप देखिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज 40-45 साल से तामीरी माहद का पैनल चुन के आ रहा है। तामीरी माहद के पैनल ने जनता बैंक जो है 1 से आज 6 ब्रांच हमारी हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में जो है आरबीआई का 13 बैंक जो है पहले से सभासद थी, अपनी बैंक ने उसके अंदर एप्लीकेशन किया, अपनी बैंक सभासद होगी। आरबीआई का अपना 14वां नंबर है। पूरे महाराष्ट्र में हमारे लिए कोऑपरेटिव फील्ड में बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। एकल पेटीएम ये सब जो है हम एकदम आसानी के साथ जो है हम उसको कर सकेंगे। दूसरी बात जो है, हम तो अपने बैंक की कारकर्दगी आपके सामने रख रहे हैं कि आज 40-45 साल से जनता कोऑपरेटिव बैंक को A क्लास का ऑडिट मिलते जा रहा है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है हमारे लिए। हमने 2 ब्रांच मांगी है, धूलिया और नासिक। वो भी जो है कुछ टर्म कंडीशन है आरबीआई की, वो पूरी हो जाएगी तो वो भी ब्रांच जो है हमको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। बिल ज़्यादा आता है बैंक के 6 ब्रांच हो जाने के बाद, तो एक ब्रांच नया पूरे पे ऊपर जो है सोलार सिस्टम जो है उसका इंतज़ाम किया गया है, वो तकरीबन पूरा हो रहा है। जो लोग आज वावेला मचाने की कोशिश कर रहे हैं, कल तक का जनता बैंक से अपने आप को डिफ़ॉल्टर करने के बाद जो है वो अपने आप को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बोलना है कि अगर आपको बहुत तकलीफ़ थी और आपको अगर दूसरी बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही थी तो आप वहाँ से क्यों नहीं लोन लिए? जनता बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दे रही थी तो आप यहीं से क्यों लोन लिए? दूसरी बात, जिस आदमी ने ये लोगों के ऊपर जो है ये अमाउंट सैंक्शन किया वो तो आज तुम्हारे साथी है ना। अब ये इत्तेफाक की बात है कि उनका ओवरड्यू पे चल रहा है और हमारा चेयरमैन जो है हमारा जो है उसके ऊपर एक्शन ले रहा है तो उनको बुरा लग रही है। हमने चेयरमैन साहब से बात की, बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी सहूलत दिए जाने के बाद मैं आप मीडिया वालों के ज़रिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी भी स्कीम आई है मालेगांव शहर में, चाहे वो नाबार्ड की रही हो, चाहे वो टफ की रही हो, चाहे वो पेडक्स्टिल की रही हो या यार्न बैंक की रही हो, सब ये 12-13 लोगों के ऊपर ही मालेगांव शहर में गरीब लोग यही लोग हैं। और अगर ये लोग 12-13 लोग वो स्कीम से फ़ायदा उठा रहे तो वो स्कीम बंद क्यों हो जा रही है? अगर अच्छे है वो स्कीम और अच्छे ढंग से गवर्नमेंट की स्कीम तुम उठा रहे और चला रहे, फिर वो स्कीम को तो 13 से 26 होना चाहिए, 26 से और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो स्कीम धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होते चली जा रही है और यही 13 लोग हर जगह आए। अभी आखिरी में यार बैंक से लाखों रुपये ले देने के बाद जो यार ने स्कीम भी बंद हो गई वो। तो अपने ये बोलना है, एक तरफ तुम बोलते हैं कि छोटे लोगों को देना चाहिए। 13 लोगों को अगर 1-1 करोड़ रुपया दे के 13 करोड़ रुपया आप बांट देंगे तो कहाँ से छोटे लोग को पैसा दिया जाएगा? छोटे लोग को देने के लिए अगर हम 1 करोड़ का अपन 4 हिस्सा करके 25-25 भी देते हैं तो 4 लोग को उसका फ़ायदा मिलता है बुनकर बिरादरी के अंदर। तो हमको ये देखना चाहिए कि बुनकर बिरादरी जो है उसको फ़ायदा बैंक से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, बैंक के अंदर जितनी भी सहूलत हुई, चाहे वो ATM मशीन लाने की बात आई हो या बैंक के डिपॉजिट की बात आई हो या बैंक को बार बार अवार्ड मिलने की बात आई हो, अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो ऐलान करता है, ये कहीं पे मिलता उलता नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देखता है कि भाई ये बैंक के डिपॉजिट अच्छा है, ये बैंक की कारकर्दगी अच्छी है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए।
हमारी बैंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारा स्टाफ जो है वो उसका हकदार है। और हमारा स्टाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिनों रात मेहनत करते रहता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि कस्टमर अगर जनता बैंक में आता है किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुंच सके, वो पूरा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जनता बैंक के ताल्लुक से हमारा ये बोलना है कि हम तो अपना नाम भी अभी कुछ डिक्लेयर नहीं करें। हम ये बोलते हैं तुमको अगर बहुत अच्छा लगता है तुम अपने चेयरमैन का नाम डिक्लेयर करो ना, या तुमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत फाइनेंस तुम्हारे पास है, तुम अपनी दूसरी बैंक बना लो, दूसरी कोऑपरेटिव बैंक बना के जो अपना काम काज शुरू करो। मालेगांव शहर बहरहाल और बैंक की ज़रूरत है ना, एक बैंक से पूरा काम हो जाएगा ऐसी बात तो नहीं है। और सारी बैंकें हैं और सारी बैंक के लोग भी काम करते हैं। कल तक का ऐसा था कि हम छोटे छोटे मामलात में, छोटी छोटी बातों में हम मामको बैंक से जाके पूछते थे, तजुर्बा का नहीं था, उतना फाइनेंस नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मामको बैंक के लोग हमारे पास बार बार आते हैं पूछने कि भाई ये स्कीम आप लोग कैसे चला रहे हो, ये चीज़ कैसे चला रहे हो। आप देखिए नोटबंदी में पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की। एसपी साहब कई दफ़े अपने स्क्वाड के साथ आके उन्होंने दौरा किया और पूरा अपने यहाँ से जो रिकॉर्ड है वो ले गया और उन्होंने बोला कि अरे बहुत अच्छे ढंग से ये बैंक चल रही है। गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गए, दिवालिया हो गया, अपनी बैंक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी और सारी है। तो हमारा आप लोग से एक ही बोलना है कि जनता कोऑपरेटिव बैंक अगर अच्छी चल रही है तो हम तमाम आपके ज़रिए तमाम शेयर होल्डर से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि इस बैंक के हमारे पूरे पैनल को जो है वोट देकर आप कामयाब कीजिए। हमने इस पैनल में 5 नए चेहरे को लाया है, 5 नए चेहरों को लाके शुरू से हमारी ये आदत रही है कि तामीरी माद के लोग कोशिश करते हैं कुछ नए लोग को लाया जाए ताकि बैंकिंग जो है और अच्छे ढंग से चल सके। अगर उनके अंदर कुछ अच्छी सलाहियत है तो बराबर वो बैंक के अंदर उसको जो है आगे लेकर चलेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था और बहुत सारी बातें जो है हमारे लोग आपके सामने करेंगे। एक दफ़ा फिर जो है मैं आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है हमको ताउन देते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी इसी किस्म का ताउन देंगे। खुदा हाफ़िज़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम अखबारी नुमाइंदे जो यहाँ पर आए हैं उनका जनता कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन के सिलसिले में होने वाली इस फर्ज का इस्तकबाल किया जाए। मैं आप लोगों को 3 बातें ऐसी बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत से इलेक्शन देखे, कोऑपरेटिव का इलेक्शन देखे। शनिचर के रोज हमारा इलेक्शन है। अभी 12 बजे तक जगह के मामले में, स्कूल के कमरा नंबर, पेटी नंबर के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। कब प्रचार करेंगे, कब स्लिप बांटेंगे। स्लिप जब बांटते हैं तो उसमें पता लिखा होता है। आप अपने तौर पर जो भी है डिपार्टमेंट है इसकी खामियों को उजागर करेंगे ऐसी मेरी अपील है। यह कॉन्फ्रेंस जनता कोऑपरेटिव बैंक के 5 साल इंतखाब के लिए, क्या माजी के इंतखाबात इसी तरह प्लानिंग होती थी क्या? रोजाना जगह बदलने के लिए, जगह यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए है? आखिर क्या ऐसा है? अफसरान मिनिस्टर तक के फोन आ रहे हैं। यह आपका काम है, इस सिलसिले में आप लोग उनसे बात पुरसा करें। नंबर 2, हमारे पैनल में जो आज सामने खड़े हैं बहुत से लोगों ने हमसे टिकट मांगा था, लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, माजी में जिस इलेक्शन में जिन लोगों को वादा किया जाता है उनको ही हम आगे जो नहीं लेते हैं वो लेते हैं। आज जो लोग सामने खड़े हैं हम लोग चाहते हैं तो उसमें से 4 की मेंबरी रद्द करा सकते थे। कई डिफॉल्टर हैं, आप अखबार वालों को भी
होगा जाए। लेकिन हमारे लोगों ने तय किया चांदा को ऐसे लड़ लेने दो। नंबर 3, आज जो लोग बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं, यह चेयरमैन ऐसा, यह चेयरमैन नहीं मानता, वो चेयरमैन भी कायदे का पाबंद है ना। ये सब जो बयान दे रहे हैं तामीरी मुआवजे से निकाले हुए, हमने ही इनको डायरेक्टर बनाया, चेयरमैन बनाया। ये तामीरी मुआवजे के मरूल मिन्नत थे। कर्ज लेने के बाद, कर्ज में शक्ति होने के बाद वावेला कर रहे हैं। ये बात आप लोग खास तौर से नोट करें। ये तामीरी मुआवजे से ही चुनकर आकर डायरेक्टर और चेयरमैन तक के पदों पर पहुंचे हैं। ये सामने से आज तक कोई चुनकर नहीं आया। आप लोगों का ताउन रहा, आपने सच्चाई के धारे को, सच्चाई के रास्ते में पाया, तो इंशाअल्लाह हम लोग फिर एक बार जनता कोऑपरेटिव बैंक में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आप लोगों से टाउन की उम्मीद है। बार बार हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं कि माजी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए ये बताना पड़ा कि वो हमारे ही लोग थे। हमने उनको निकाल दिया है, उनको दोबारा नहीं लिया, चेयरमैन बनाया, डायरेक्टर बनाया, मगर बहुत कोशिश की है, हमने उनको धिक्कार दिया है। आप इस पर गौर कीजिए कि कर्जा लेने के बाद शकील पहलवान ने कर्जा लिया, खलील अब्बास ने लिया, इनका बहुत पावर है, तो क्या चेयरमैन इनके ऊपर कायदे से हटकर कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। हमको पक रहा है कि हमारा डायरेक्टर, हमारा चेयरमैन, हमारा स्टाफ कायदे से हटकर कोई काम नहीं करता। इसकी आप लोगों को भी सराहना करना चाहिए। इतना कहकर अपनी बात करता किसान आ गया बड़ी उजलत में, ये 13 लोगों का लोन फटाफट फरवरी पास कर दिया, उसमें एक डायरेक्टर का भी पास किया गया। बोलो डायरेक्टर को तो अलाउड नहीं, उसको भी पास कर दिया। अभी उसका नाम हम नहीं, क्योंकि वो अभी सामने नहीं है, उसमें आया नहीं, इसलिए हम नाम अभी नहीं लेंगे। लेकिन उसका भी उसमें सेंक्शन हुआ लोन 1 करोड़ रुपया। तो कहाँ हम फ़ायदा उठा रहे हैं? उठाने वाले जो सामने है सब, हमारे यहाँ कोई मकरूज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे ऊपर RBI में कंप्लेन करी कि भाई मेरा एक पार्टनर जो है लोन लिया है, लोन देने वाले भी वही लोग, कि भाई ये पार्टनर है किसी भी फर्म में, तो ये कहीं फ़ायदा तो नहीं उठाया। इंक्वायरी हुई मेरी बाकायदा, पूरी इंक्वायरी होने के बाद नील सर्टिफिकेट दिया कि नहीं, इसका इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं, लोन देने वाले तो तुम ही लोग हो, और उसके खाते में गया, बात खत्म। यहाँ तक कि मुझे परेशान किया गया 2.5 साल तक कि भाई ये आदमी कैसे भी करे। और मोहम्मद हारून, जिसको डॉक्टर बोलते, क्या किसी ने पूछा उससे कि डॉक्टरी कहाँ से पास की है, क्या डिग्री है उसकी? किसी ने पूछा? धड़ल्ले से डॉक्टर बैंक में आ गए, धड़ल्ले से डॉक्टर बन गए, धड़ल्ले से वकील बन गए। किसी ने पूछा भी नहीं वकालत कहाँ से की, भैया तेरी डिग्री तो बता। तो गलत सलत बोलकर इनका शुरू से माजी भी गलत ही रहा है, और उस गलत का फ़ायदा उठाते उठाते यहाँ तक आ गए। उसके बाद है अल्ताफ कराने वाला, ये महाशय, इनको भी 63,73,000 रुपये का मशीनरी का लोन दिया गया था, और 36,42,000 रुपये कैश क्रेडिट का लोन दिया गया था। इस तरह और कंस्ट्रक्शन का उन्हें 21 लाख रुपया दिया गया था। इस तरह उनका 1,22,14,000 रुपया आज बाकी है। मजीद लूम पर लूम लगाते जा रहे हैं। हम तकादा करें, नोटिस दे, 2019 में इनका भी ख़त्म हो गया, आज 22 चालू है। बैंक के पास आज भी इनकी जब्ती ऑर्डर पड़ी हुई है। हम चाहें तो जब्त भी कर सकते। किया क्या हमने जब्त? हमने पूरा मौका दिया इनको, पैसा भर दो, हमसे जो रियायत होगी, हमको जो हमारे इख्तियारात में, बोर्ड के इख्तियारात में जो इख्तियार है, वो इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तो हमसे जितना कम हो सकेगा वो हम कम कर देंगे, और हमने दिया भी है। अभी इम्तियाज़ कांजी वाला बहुत रो रहा था वहाँ कि मैं अपना घर बेच डाला। क्यों नौबत आई बेचने की? अबे तुम्हारी ज़िंदगी तो उसी में गई है, कभी नाबार्ड में, कभी ग्रुप सेट में, कभी पेडेक्सिल में, कभी टप में, और उसके बाद यार बैंक में। टोपी घुमाने का धंधा तो तुम जिंदगी भर करे हो।
तो टोपी तो कभी ना कभी तो गायब होगी ना। था क्या तुम्हारे पास? और हम पे हिसाब दे रहे हो कि मैं इनकी वजह से घर बेच दिया। 9 लाख रुपया उसका मैंने कम किया है, और एक आदमी को बीच में डालकर उसका कर्जा भरवाया है। एहसान मानना चाहिए उसको कि 9 लाख रुपया हमने कम किया उसका। एहसान मानना तो दूर, घर बिक गया तो हमने बेचवाया। क्यों लिया था कर्जा? आज भी यार्न बैंक का 30 लाख रुपया उसकी तरफ है, बेकार इंटरेस्ट का। जब उसको हम बोले कि यार एक काम कर, 3 साल बाद भरना, इसमें भर दे तो तेरा इंटरेस्ट कम होता चलेगा। तो बोले क्या यार, कमाऊँ ही नहीं क्या मैं? अरे ये क्या बात हुई? नोटबंदी के टाइम 45 लाख रुपया लेके आया था जूनी नोट, बोले बदल के दे दो। हमने बोला यार तू तेरे खाते में भर दे। बोले खाते में भरूंगा तुम जमा कर लेंगे। तो नियत ही नहीं है तुमकी बदवानी भरने की शुरू से। अगर नियत अच्छी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उनका जो था वो भर के निकल गए, समझ लो। उनका जो था एक पार्टी थी, हमने उनको बोला तो बेचारा हिम्मत किया, इनकी प्रॉपर्टी खरीदा और वो पैसा भरा। तो उसमें हमारा क्या दोष? शुरू से तो तुम उसी में मुलविस रहे हो, तो कभी ना कभी तो ये ब्याजी कारोबार चक्री एक जैसा चलते रहता है। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने तकरीबन 9 लाख रुपया उनका कम कर दिया है। उसके बाद है वेनस सैयद नसीर, इनका भी मैं हवाला दिया कि एक मस्जिद वाले उनको दे रहे थे, लेकिन उनका भी 2019 में पीरियड ख़त्म हो गया, उन्होंने भी भरा नहीं। आज उनकी तरफ 42,37,000 रुपया बाकी है, और इनके ऊपर भी जब्ती के ऑर्डर कायम है, यानी इनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई। ऐसा बोला है तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। हमने आज भी मौका दिया है कि भाई आ जाओ, भर दो, हमसे जो रियायत होगी। तो इनका मानना ये है कि भाई सामने ये अगर हट जाए, इनको अगर हटा दिया जाए गलत सलत बोलकर, तो हो सकता है हमारा लोन ही माफ हो जाए। तो भाई ऐसा हो सकता क्या? रकम चूक रहे हो तुम। किसका? तो वो मेरे पास जो डाटा आया वो है, तो हो सकता है ज़्यादा हो। और इन्होंने भी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी ली है। अल्ताफ कराने वाला, उसका जो था 30 लाख रुपया उसकी सब्सिडी आई थी, 30 लाख। अब उसके बाद है SK सलीम, इनका भी मामला बड़ा अजीब है। हैसियत थी नहीं लेकिन ले लिए, दिए लोगों ने। हमारा उसमें कोई उसूल नहीं, तो हमको बोलना चाहिए दहेज में मिले ये सब। ये तो दहेज में मिले ये लोग, हमने थोड़ी दिया इनको। अब बहैसियत बोर्ड के अगर जिम्मेदारी RBI पूछती है तो हमको रिपोर्ट देना रहती है। फिर भी हम इनको बुलाकर, इनका अलमिया ये हुआ कि इन्होंने मेरे ख्याल से 30 लाख रुपया लोन लिया था, या 32 लाख रुपया लिया था, 32। तो उन्होंने उठाया 22 और बोले एक लेटर दे दिया बैंक को कि भाई मैं 10 लाख नहीं लूँगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब बाद में बवाला मचा, तो उनका जो इंस्टॉलमेंट गिर रहा है 32 के हिसाब से गिर रहा है। लिया है 22, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो गिर रहा है 32 के हिसाब से गिर रहा है। तो इंटरेस्ट जो है 22 पे ही लग रहा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है 32 के हिसाब से गिर रहा है। तो जल्दी पास हो जाएगा। तो इन्होंने जब लेटर दिया तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम पे अगर दे देते तो उसको चेंज कर देते। लेकिन जब फाइनेंशियल गुजर गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया कंप्यूटर से, तो अब वो उसको चेंज करते नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपने प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं हो सका। तो मैंने इनको बोला कि अरे काम करो, तुम एक दिन के लिए जो बाकी है भर दो, दूसरे दिन मैं नया सेंक्शन कर देता आपके लिए नया सेंक्शन कर देता, ताकि फिर तुम्हारे हिसाब से वो जो 22 का है वो बैठ जाएगा उसमें। यहाँ तक की तैयारी। 1 महीने बाद आए, बोले यार पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, पैसा भी तुम भर दो। बोले यार हम लोग क्या ये सब करने आए क्या यहाँ पे? ठीक है भाई, हमारे एक डायरेक्टर को मैंने पटाया, बोले यार एक काम कर, एक दिन के लिए तो इसका पैसा भर दे और इसको अपन निकाल देते। लेकिन मसला ये है कि उसकी एक पार्टी ने जो गारंटर के तौर पे थी, वो इनकार कर दिया कि मैं अब गारंटी नहीं दूंगा। तो वो बोले कि यार वो गारंटी भी तुम दो। बोला वाह यार, ये तो लोन तू ले रहा है, गारंटी मैं दूँ, हम दे, पैसा भी हम भरे, गारंटी भी हम दें, ये क्वेश्चन सिखाया तुम। तो ऐसी सूरत हाल ये इनके साथ है, ये जो SK सलीम। आप बताओ उसमें हमारा क्या कसूर है? उसका होने के बाद भी अपसेट वैल्यू के लिए वहाँ पे DDR के पास जमा है। जिस दिन वो अपसेट वैल्यू मिलेगा तो नीलामी का नोटिस निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम उनको मौका देंगे, भर दो पैसा, हमारे ही लोग हैं। अगर नहीं भर सक रहे हम ताउन देने के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। आओ, हमारे पास जो उतना इख्तियार है उतना पैसा भर देंगे। और दिया है सबको, किसी को 7 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 8 लाख करके दिया हमने।
क्योंकि बैंक भी मुक्त हो जाती है, एनपीए भी कम हो जाएगा। हमारी तो कोशिश ये रहती है। उसके बाद हमारे ऊपर ये जो 25% का था, मैंने बताया कि इनके पास था नहीं, एक को दिया गया, फिर उसने वो कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे खाते में वो पैसा डाला गया, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे करके तो उन लोगों ने बैंक गारंटी ली है। वो पैसा भी तो बैंक ने दिया ना, नहीं तो इनकी काबिलियत कहाँ थी इतनी? एक पैसा नहीं इनके पास। पैसा अगर होता तो आज ये निकल चुके होते, निकल ही नहीं पा रहे उसमें से। इसमें नाम नहीं लूँगा, एक जो सामने वाले पैनल में एक आदमी खड़ा है, उसका भाई तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया लिया था, भर दिया उसने। उसको तो कोई परेशानी नहीं आई ना। ये चारों को ही आ रही परेशानी, बाकी को जो 13 में से 4 निकाल दो, 9 लोग हैं, 9 लोगों ने को कोई परेशानी नहीं, यही 4 को परेशानी है। इनको शायद सपने में दिख गया है कि भाई परिवर्तन हो जाएगा तो अपने को पैसा भरना नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। उसके बाद एक है, हमारे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि भाई 5 साल में हमने लीगल एडवाइज़र को 65 लाख रुपया फीस दी है। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता कि हर साल हम रिपोर्ट देते हैं, जमा खर्चे की, बैलेंस शीट की पूरी रिपोर्ट हर साल देते हैं, हर शेयर होल्डर के घर पे जाती है। उसमें कहीं दिखता है क्या कि हमने किसी को 65 लाख 5 साल में दे दिया? जरा टोटल मार के देख लो। इतना झूठ मत बोलना चाहिए कि भाई अपना जो थूका हुआ है आसमान पे अपने मुंह पे आके गिरे। उसके बाद 25 लाख रुपया ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने रिश्वत दी है, रिश्वत देने की कोशिश की है इनकी मेंबरी रद्द करने के लिए। तो वहाँ पैसा लगता कि हमने तो एजीएम के अंदर पास किया, डीडीआर को दे दिया, डीडीआर ने रद्द कर दिया। इन्होंने अपील में गई, अपील में खर्चा तो ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, अपील में तुम गए ना। उसके बाद इन्होंने जो भी जुगाड़ लगाया वो इस एक्ट से पास कराया कि मंत्रालय में जाके फंस गया। अब मंत्रालय से निकल नहीं रहा है। हुकूमत इनकी, साफ बोलता हूँ मैं, वज़रा इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वक्त आने पर उनका नाम भी बताया जाएगा। ये लोग वहाँ प्रेशर डाल के उसको रोक के रखे हैं। अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके सेक्रेटरी को मैंने बड़ी रकम देने की ऑफ़र की। अबे तो सेक्रेटरी का नाम बता ना, नाम बता, मुझ पर केस डलवा, कानूनी कार्रवाई करवा मुझ पर कि मैंने दिया है। अगर वो 7 दिन के अंदर माफ़ीनामा अगर जारी नहीं करता यासीन बागला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम बख्शेंगे नहीं किसी को, ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं, एकदम क्लियर कट। किसी की फाइल हम रोकते नहीं, कोई भी हो, अपोजिशन का हो कि किसका भी हो। बैंक तो पैसा देने बैठी है, बैंक का धंधा ही है, उसकी फाइल क्लियर होना चाहिए बस। उसके बाद एक है, इनकी मैंने री ऑडिट करवाया, ये 13 लोगों की री ऑडिट करवाया, उसमें इन लोगों को दोषी ठहराया गया है। ये जो लोन कमेटी थी, लोन कमेटी में खुर्शीद मैनेजर, जमील रहमानी, मोहम्मद हारून अब्दुल जब्बार, ये लोग थे। पाप इन्होंने किया, उसका घड़ा हमारे सर पे फोड़ रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? पास इन्होंने किया, आज ये फंसे। मैं पहले ही साल में इन लोगों को बुलाकर बोल दिया कि देखो तुम लोग सब्सिडी के लालच में लिए हो, ये समझता है मुझको भी फाइनेंस, लेकिन गवर्नमेंट इतनी एड़ी नहीं है, ये चारा डाली है तुमको और तुम उसमें फंस रहे हो। तुमको मार्केट का पता नहीं कि माल तैयार होगा तो कहाँ बिकेगा, और तुम बस लालच में ले लिया। आज क्या चला रहे हो? वो उसी पे वही जो जूने लूम पे लूम चलाते थे, लूम पे जो यार चलाते थे यार, वही ऑटोमेटिक लूम पे चला रहे हैं आज भी। क्या मतलब आया इतने बड़े उस पर, और दाम मिल नहीं रहा है उसका। इतने ऑटोमेटिक लूम पर शर्टिंग शूटिंग चलाना चाहिए, क्यों नहीं चला रही है? पैसा नहीं है उनके पास, मार्केट नहीं है उनके पास, कहाँ बेचना ये पता नहीं है उनके पास। बस पास मिल रहा है, अंधा बाटे रेवड़ी, ले लो, लाइन लगा के 13 लोगों ने ले लिया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं जो रेगुलर भर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं जो वक्त पे पैसा भर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं उनसे। लेकिन ये 4 लोगों ने जो वावेला मचाकर इलेक्शन का फ़ायदा लेकर ये सोचे कि भाई हम रो गा के बेघर हो गए, मकान बिक गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा बता के लोगों का दिल जीत लेंगे, तो ये पागल खाने में रहने वाले लोग हैं। उसके बाद है, हम रेबिट भी दिए हैं, जो रेगुलर भरता रहा है 1% उसको रेबिट भी दिए हैं हमेशा की तरह। अब इनका एक इल्ज़ाम ये है कि हम सब्सिडी के लिए वक्त पर भेजते ही नहीं। अगर हम भेजते नहीं तो ये जो सब्सिडी आई है ये कहाँ से आई? फिर ये कहाँ से आई? असल बात ये नहीं बताते। देखो सब्सिडी निकालने के लिए भी वजन रखना पड़ता है। भाटिया एंड कंपनी सूरत की जो है
वही ये काम करती है, उसी से ये करवाते हैं। शुरू में इन लोगों ने सब्सिडी निकलवा ली, उसके कमीशन का पैसा भी आज तक नहीं दिया, तो दोबारा क्या करेगा वो काम तुम्हारा? साहब क्यों नहीं बताते? हम बताते हैं ये ऐसा है मामला। सूरत की पार्टी है भाटिया एंड कंपनी, वही ये काम करती है भाई। नागपुर से पास कराना, फिर मंत्रालय से पास कराना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराना या स्टेट गवर्नमेंट से पास कराना, ये ऐसे ही नहीं आता, वजन रखना पड़ता है। वो नहीं बोलेंगे, ये उसका भी इल्ज़ाम हम पे देंगे कि ये वक्त पे नहीं भेज रहा। अगर नहीं भेजते तो ये लोगों को सब्सिडी आई कहाँ से आई? तो ये सूरत हाल है, हमने आपको ये वाज़ेह कर दिया है। और ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं एकदम गलत, एकदम लघु। अभी हमारे पास एक वकील साहब का भी हमने हवाला दिया कि भाई उनको एक कर्जदार को जो ज़मीन थी रिजर्वेशन वाली थी उस पर भी कर्जा दे दिया गया। तो तुम भी तो थे ना 3 साल चेयरमैन, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं 3 साल तो तुम भी चेयरमैन थे ना, तब क्यों नहीं उसको क्लियर करा? हमने क्लियर करा उसको, और वो पैसा ओके कराया, नील कराया है। रिजर्वेशन 90 में खत्म हो चुकी, और वो ज़मीन रिजर्वेशन की 90 में ख़त्म हो गई, और आज उसका बोल रहे हैं कि भाई ये इस तरह। तो ऐसे ही गलत बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करने का, ताकि भाई किसी भी तरह सत्ता पे कब्जा कर लिया जाए। इनका एक नुकाती तो रहा, बस कब्जा करो, बस फिर देखा जाएगा जो भी है, कैसे भी कब्जा करो। ये हालात है। हमने कहीं भी करप्शन किया नहीं, ना करप्शन करने वालों को बख्शने का हमारा कोई इरादा है। और जगह पे अदारों में ये मट्टी डाल दो अपने लोग, हमारे यहाँ ये नहीं है। सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाती रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बैंक का एक पैसा वसूल किया जाएगा। अयूब रहमानी ने मैं जब जिस दिन चार्ज लिया 15/3 को, उसने 14/3 को 1,87,000 रुपये निकाल लिए। काहे का? तो बोले बोनस एक्सग्रेसिव। कौन था जब? पास किसने करके दिया इसको कि इसको बोनस एक्सग्रेसिव होता? मैं था जब तो मोहम्मद हारून था ना चेयरमैन। क्यों नहीं बोलता कि भाई ये गलत है? आके स्टेज पे बोले कि ये पैसा गलत दिया है, बैंक का पैसा, इसको वापस करना चाहिए। क्यों नहीं बोलता? वो बोलना चाहिए ना, है ना हक। अगर तुम हक पर हो तो बोलो कि भाई 1,87,000 भर दे। आज तक वो नहीं भर रहा है, हमने उसकी भी कंप्लेन करके रखी है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। ये हालात है। मैं आपके माध्यम से बस यही बात रखूँगा कि और एक पार्टी और है जो इनके सरपरस्त आला हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 4.25 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया। क्यों नहीं भरते? बड़ी शख्सियत का नाम तो बोल, नहीं, नाम अभी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अभी उस लेवल पे नहीं आया कि नाम उसको डिक्लेयर किया जाए। एक पीरियड होता है, एक पीरियड होता है उसको डिक्लेयर करने का, अभी वो पीरियड आया नहीं है। हाँ, कायदा है, कायदे की बंधन है। 4.25 करोड़ रुपया लेकर बैठे हैं, और जब हमारे रिकवरी ऑफिसर जाते तो बोलते तुम्हारे जैसी 10 बैंक मेरी जेब में है। ये हाल है। दूसरे हमारे अभी एक कैंडिडेट और इनमें लईक अहमद, सब जानते गांव के लोग, मुझे उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक जरूर बताऊंगा कि उनका एक यूट्यूब चल रहा है मार्केट में, कि उन्होंने नाम लिया कि मैंने भी लोन लिया, इसलिए उनका नाम डिक्लेयर कर दिया मैंने। उन्होंने खुद से इकरार किया यूट्यूब पर। 2 महीना पहले वो प्रपोजल लेकर आया कि यार मुझे 40-45 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, मिल जाएगा। बैंक का तो धंधा ही है ना देना। तो बोले यार वो डॉक्यूमेंट ला के दो, तो आईटी रिटर्न लाओ, आईटी रिटर्न में जितना तुम्हारी इनकम होगी उसी हिसाब से मिलेगा। हमने 2 दिन में करके दे दिया उनको। 19 लाख रुपया उनको दिया हमने। क्या गुनाह कर दिया? आज वो बोल रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ दिए। वो काहे की तकलीफ 2 दिन में दे दिया यार? हमारे यहाँ तो वजन भी नहीं रखा जाता, और बैंकों में तो वजन रखो जब पास होता, 1 पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में करके दिया जाता है। और उसके बाद भी रोना गाना मचाए। क्यों भाई? सिर्फ जीतने के लिए? अबे सच बोलो ना। अगर ये इलेक्शन के बाद उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्यों की जाएगी? डॉक्यूमेंट मेरे पास 1 दिन लेट हो गया, वरना उनकी मेंबरी रद्द हो जाती। 4 बच्चे वाले हैं, लेकिन 3 बच्चों का मेरे पास सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। इन्होंने एफिडेविट दिया है कि मेरा 2001 के बाद मेरा तीसरा बच्चा नहीं है। वो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास जमा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई इलेक्शन के बाद की जाएगी। ये इतना ज़रूर किया जाएगा। तो गलत सलत लोगों का एक टोला जमा हो गया है, और एक टोला जमा होकर गलत सलत बोलकर अपनी बात कर रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोगों के माध्यम से जो बैंक आज 40 साल में यहाँ तक एक तरक्की आई है, ये गलत हाथों में ना जाए।
सही हाथों में महफूज रहे। बड़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर पहुंची है बैंक, ये मामूली बात नहीं है। और कुछ ही दिनों में बैंक खुद के नेट बैंकिंग पे कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे तो नेट बैंकिंग है हमारी, मोबाइल बैंकिंग भी है, लेकिन खुद के नेट बैंकिंग पे आ जाएगी। तो उसका RBI में हमारा खाता भी खुल चुका है। उसके लिए 25 करोड़ की शर्त थी कैपिटल की, शेयर कैपिटल की, जो 1000 से नहीं होता था, हमने 5000 करके उसको पौने 26 करोड़ किया है। और हमने खाता भी खोल लिया है और अभी 8 दिन पहले खाता खुला है। अब अगला प्रोसीजर जो है इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह उसको भी हम करेंगे और नेट बैंकिंग डायरेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से करो, डायरेक्ट अपने मोबाइल से करो, ATM पेटीएम सब चालू हो जाएगा हमारा। अभी सब उस पर पेटीएम भी चालू होगा हमारा। तो उसमें जो फंड आएगा हमारे पास विदाउट इंटरेस्ट का आएगा। विदाउट इंटरेस्ट का आने से ये होगा कि बोरोवर को हम जो कर्ज देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये हम कम कर देंगे। आज जो हम डिपॉजिट दे रहे हैं 11% तक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देते हैं। जाहिर सी बात है 11% है तो उसके ऊपर ही तो लगेगा ना चार्ज, 12% 13% जो भी है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई बैंक गलत हाथों में ना जाए। आपके माध्यम से आप लोग ये बताएं कि लोग 26 तारीख को अव्वल वक्त में अभी जो जगह तब्दील कर गई है, अब ये पीर मोहम्मद रहमानी प्राइमरी स्कूल रौनकाबाद में हो गई है, वहाँ पहुंचकर हवाई जहाज़ पर निशान मारकर ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से काम करें, कामयाब करें। ऐसे में आप लोग सब जनता बैंक बुनकर दुश्मन कि 13 में से यही 4 लोगों को दर्द है, बाकी 9 लोग को दर्द नहीं है। अगर बैंक दुश्मन होती तो इनको कर्ज ही नहीं देती। बैंक ने तो दिया है ना इनके पास, तो ये तो कुछ भी नहीं था इनके पास। 25% जो सीड मनी जिसको बोलना चाहिए, कानून है वो लगाना चाहिए, वो पैसा भी नहीं, वो पैसा भी बैंक देंगे। बुनकरों की बैंक है, कायदे से आओ, कायदे से लेके जाओ। आपको आएगा बोलेगा बेगर उसके डॉक्यूमेंट के दो तो कहाँ से देगी, कोई बैंक नहीं देगी। SP साहब से मिलने गए थे, क्या कुछ खास वजह थी? SP साहब से मिलने इसलिए गए थे कि भाई ये जो वातावरण है शहर का, हिंदू वोट जो है अगर उस तरफ जाती है वोट देने तो माहौल बिगड़े ना, वातावरण खराब ना हो, आप उसका बंदोबस्त करें, बस इतने के लिए। लीडर के दबाव में असल में वो लोग अब तक सामने मालूम है, सामने खुलकर नहीं आते, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, वक्त आने पर बता देंगे। हाँ लीडर है ना, मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन अभी कैसा है ये सबका जो है मामला जो कोई सामने आके नहीं करता। इसका मतलब अपोजिशन मजबूत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कमज़ोर भी नहीं समझते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी तादाद, एक बात हाँ, समझ लो, कहीं भी इलेक्शन ले हम लड़ेंगे। हाँ हम उससे नहीं घबराते। उनकी मकसद क्या थी? हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इनका मकसद का कोई फिक्र उकर नहीं है कि हिंदू वोट तो मिल गए थे 1 नंबर स्कूल, उसके बाद भी ऊपर से इधर से उधर से प्रेशर डाल के अभी 12 बजे तक वो नहीं बोल रहे थे। 1 बजे इनको लेटर आया कि वहाँ लड़ेंगे हम। निवडणूक अधिकारी ओरिजिनल लेटर है, स्कूल बोर्ड से मांगा था कि हमको कमरे दो। ये स्कूल बोर्ड का शिक्षण, हाँ ये लेटर 2 जगह का लेटर दे दिया गया है। तो जब लेटर मिल गया तो हमने नाम छप दिया। अब इनको जब मालूम पड़ा कि यार ऐसे ऐसा हो गया तो इन्होंने प्रेशर ला के टोटल वोट कितनी है? टोटल वोट 10,365। चेयरमैन साहब, ये कर्जदार लोग जो है ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम लोग शेख आसिफ और शेख रशीद को भी लेके आए थे, लेकिन आप लोग ने उनकी बात नहीं मानी, कोई रियायत दी? बता रहा हूँ, ये पहली मर्तबा शेख आसिफ साहब के साथ आए थे और ये कहा था कि भाई सब्सिडी नहीं आ रही है तो बैंक वाले हमको परेशान कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि ये जो है आपको गलत बताया। 2 बात है, सब्सिडी अलग है, इंस्टॉलमेंट अलग है। ये इंस्टॉलमेंट ही नहीं भर रहे। इंस्टॉलमेंट जो बैंक का हफ्ता है 96,000 रुपये वही नहीं भर रहे, सब्सिडी का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो बोले यार तुम लोगों ने गलत बोल कर आया मेरे को, मेहरबानी करके तुम पैसा भर दो, तुम्हारी सब्सिडी की मैं कोशिश करूँगा। ये है सोच। उसके बाद शेख रशीद साहब को भी लेके आए तो बोले यार ऐसा है, तो उनको सब बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने भी यही बोला कि यार देखो मैं भी बैंक से कर्जा लिया था, मुझको भी भरना पड़ता, मेहरबानी करके तुम भी भर दो और छुट्टी लो, बैंक का पैसा छुट्टा उठता नहीं, हर हाल में तुमको भरना पड़ेगा।